बुक ओपन कर लें, चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। चार ऑप्शन कौन सा है? साइटोकिनिन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड व्हाट इज? साइनेप्स, ऑप्शन बी। Then page number 26 पे क्वेश्चन नंबर 3, the brain is responsible for thinking, regulating heartbeat, balancing the body, all of the above, all of the मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, what is the function of receptors in our body? Think of situation where receptors do not work properly. What problem are likely to arise? So the answer is functions of receptor. They sense the external stimuli such as heat or pain. हमारे पास बाहर से इन्वायरमेंट से सिमिली आती है और उसको रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं। टोटल रिसेप्टर्स 5 हैं, जिसका चार्ट मैंने आपको दे दिया था। They also trigger the impulse in sensory nerve which sends message to the spinal cord. वो ट्रिगर करते हैं मैसेज को। ये वाली टर्मिनोलॉजी को ऐसे ही लिखना चाहिए, तो फिर आप लोकल लैंग्वेज में लिखेंगे तो आंसर अच्छा नहीं लगता। जो स्टिमुलस आते हैं उसको रिसेप्टर रिसीव करता है, वो ट्रिगर होता है सेंसरी नर्व में और सेंसरी नर्व से पहुंचता है स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड के बाद जरूरी होता है तो ब्रेन पे जाता है, अदरवाइज स्पाइनल कॉर्ड भी डिसीजन ले लेता है। रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेता है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस में ब्रेन डिसीजन लेता है। अगर रिसेप्टर्स काम नहीं करेगा तो क्या होगा? आपने किसी गर्म चीज को पकड़ा, आपको एहसास ही नहीं होगा, आपका हाथ जल जाएगा। आपकी बॉडी को ठंड लग रही होगी, पता ही नहीं चलेगा ठंड लग रही है, गर्म कपड़े नहीं पड़ोगे, बीमार हो जाओगे। ठीक है, लाइट के रिसेप्टर्स से काम नहीं करेंगे, फोटो रिसेप्टर्स, कब दिन हुआ कभी रात पता ही नहीं चलेगा, वो जो ब्लाइंडनेस होगी। अगर ये साउंड रिसेप्टर्स काम नहीं करेंगे तो आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। गॉट इट? मतलब दुनिया से हमारा इंटरेक्शन बंद हो जाएगा, हम जिंदा है नहीं है बराबर हो जाएगा। When the receptors are damaged, the external stimuli transferring signal to the brain are not felt. In this case, we cannot survive. ठीक है? Next question है, draw the structure of neuron and explain its functions. न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और फंक्शंस को एक्सप्लेन करो। सबको न्यूरॉन ड्रॉ करते आता है? सभी को न्यूरॉन ड्रॉ करते आता है? उसके फंक्शंस भी पता है आपको? तो चलिए 1 मिनट के अंदर न्यूरॉन ड्रॉ करके दिखाएं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इसमें न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस क्या करेगा? बेसिकली ये इसकी मेंटेनेंस का काम करेगा, इस पूरे के पूरे न्यूरॉन का मेंटेनेंस करेगा। इस सेल बॉडी डेंड्राइट है, डेंड्राइट से सिग्नल्स अंदर आती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस अंदर आती है, मतलब ये एंडिंग पार्ट है, रिसीविंग पार्ट है, इससे आता है डाटा आता है। इसके बाद सेल बॉडी ट्रांसफर कर देती है एक्सॉन को, एक्सॉन इसको ट्रेवल करा कर ले जाता है नर्व एंडिंग तक, नर्व एंडिंग से चले जाता है साइनेप में और साइनेप से चले जाता है अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट। ठीक है, इसका डिटेल डायग्राम भी हम पहले कर चुके हैं और इसकी एक एक एक्सप्लेनेशन भी दे चुके हैं। इज इट क्लियर? तो ये था वर्किंग ऑफ न्यूरॉन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट्स? फोटोट्रॉपिज्म प्लांट में कैसे अकर होता है? याद है सबको? मैंने आपसे कहा था कि जो ये सूट या स्टैंड है प्लांट का, जिधर से सनलाइट आता है, इधर सन है मान लीजिए, इधर से सनलाइट आ रहा है, उसके अपोजिट साइड में ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। इधर ज्यादा रहेगा, इधर कम रहेगा तो कम है। इस वजह से इधर ज्यादा ग्रोथ होगी, इधर कम होगी। अब इसकी ग्रोथ ज्यादा है तो बड़ा सर्कल बनेगा, इसका छोटा बनेगा तो ऐसे झुक जाएगा और सन की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, द ग्रोथ मोमेंट इन प्लांट इज रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलस इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। द शूट शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड रूट शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। शूट यानी तना, जमीन के ऊपर वाला भाग, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म मतलब सूरज की तरफ जाता है, और रूट मतलब जमीन के नीचे वाला हिस्सा लाइट से दूर जाता है, मतलब नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। सनलाइट से दूर भागना, जब थोड़ी बाहर आएगी फिर से अंदर चले जाती है। क्यों? उसको सनलाइट पसंद नहीं है, वो कहलाएगा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म।
This means that the shoot bend towards the source of light, whereas the root bend away from the light source. This is done by concentration of auxin hormone. Now the next question: which signals will get disturbed in case of spinal cord injury? अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होगी तो कौन कौन से सिग्नल्स आपके रुक जाएंगे? हमें पता है कि जो नर्वस सिस्टम का जो हाईवे है वो स्पाइनल कॉर्ड ही है, वहीं से मैक्सिमम सिग्नल्स जाती हैं. In the case of spinal cord injury, signal coming from nerves as well as the signal coming from the receptor will be disturbed, as both these signals meet in a bundle in spinal cord. So there is any spinal cord injury, then both these signals are disturbed. सीधी सी बात है, बॉडी पैरालाइज हो जाती है. मैंने आपको ये भी समझाया था, अलग अलग पॉइंट पे बॉडी के अलग अलग सेक्शंस में इंजरी होने पर अलग अलग टाइप के पैरालिसिस होते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन: हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट? तो केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा अकर होता है? हार्मोन्स के द्वारा अकर होता है. ठीक है. कितने हार्मोन्स पढ़े थे? 4. फर्स्ट इज ऑक्सिन, नंबर 2 साइटोकिनिन, नंबर 3 एब्सिसिक एसिड, नंबर 4 गिबरेलिन. इसमें से स्ट्रेस हार्मोन्स कौन सा है? एब्सिसिक एसिड, या उसको नेगेटिव हार्मोन्स भी बोलते हैं. वही केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन्स. डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स हेल्प टू कोऑर्डिनेट growth, development and response to the environment. They are synthesized at the place away from where they act and diffuse area for action. जैसे कि ऑक्सिन हार्मोन्स क्या करता है? सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है. गिबरेलिन स्टेम की ग्रोथ के लिए होता है. साइटोकिनिन सेल डिविजन के लिए काम करता है. और एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन्स होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज: व्हाट इज द नीड फॉर सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन? क्वेश्चन को अच्छे से समझो. What is the need for a system of control and coordination in an organization? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी बॉडी क्या एक ही ऑर्गन से बनी है? डिफरेंट ऑर्गन से बनी है. सोचता ब्रेन है पर पकड़ता हाथ है. ठीक है ना. अभी मैचेस चल रहे थे क्रिकेट के, आपने देखा होगा कितनी बाउंसर डाल रही थी वो चेतेश्वर पुजारा के ऊपर. ठीक है. 11 बॉलें लगी उसको एक ही दिन में, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया हारने लगा तो पूरी बॉडी लाइन बॉलिंग करने लगा था, पूरी हाथ पैरों पे निशान लगा के गेंद फेंक देते. उस केस में उसका पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखा किसने? आइज ने. और भेंट किसने चलाया? दोनों हाथों ने. पैर भी झुकते हैं, मुड़ते हैं, रीढ़ की हड्डी बैंड होती है, एक साथ पूरे ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट करते हैं ना. अगर ब्रेन सोच रहा है हाथ रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है तो कहानी बदल जाएगी. तो पूरे के पूरे ऑर्गन्स के में कंट्रोल होना चाहिए. कोऑर्डिनेशन मतलब मिलजुल के काम करना. ठीक है. कोऑर्डिनेशन का सिस्टम का मतलब क्या होता है? सभी ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं. ऐसा नहीं कि हर कोई अपनी मर्जी लगाता. तो वो सिस्टम सक्सेसफुल होता है जिसमें कि सभी ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं. यही बात है. देयर आर वेरियस ऑर्गन्स इन एन ऑर्गेनिज्म. दीज ऑर्गन्स मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. In the body of an organism, various fluids are secreted from the glands of the endocrine system. These hormones are responsible for overall growth and development of an organism. All other daily decisions that include voluntary, involuntary actions and reflex action controlled by central nervous system and spinal cord. समझ में आया? तो आपके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की पूरी जिम्मेदारी कौन निभा रहा है? ब्रेन और स्पाइन. और ये हो गया नर्वस सिस्टम वाला. और एंडोक्राइन सिस्टम के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड और सारे ग्लैंड्स. ठीक है. हार्मोन्स भी सेक्रेट होते हैं. डेंजर में होते हो तो उस केस में तो एड्रेनल रिलीज होता है ना. तो हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल है, स्पाइनल कॉर्ड भी रिस्पॉन्सिबल है और ब्रेन भी रिस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है: हाउ आर इनवॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? तो आप भी बता सकते हैं. इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन के बीच में अंतर क्या है? इनवॉलंटरी एक्शन में ब्रेन का इंपॉर्टेंस है, ब्रेन डिसीजन लेता है, राइट. लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन डिसीजन नहीं लेता है. रिफ्लेक्स एक्शन सीधे लौट जाता है कहां से? स्पाइनल कॉर्ड. ये प्राइमरी डिफरेंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन है: कंपेयर एंड कंट्रास्ट
नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। हमने बोला कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल में दो तरीके से होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। दोनों में कंपैरिजन करिए और दोनों के डिफरेंस बताइए, ये उन्होंने पूछा है। तो मुझे बताओ, जो हार्मोन्स का सेक्रेशन है वो बहुत तेजी से होगा कि स्लो होगा एज कंपेयर टू नर्वस सिस्टम? ज्यादा फास्ट सिस्टम कौन सा है? नर्वस सिस्टम। इधर देखा इधर डिसीजन हो गया आपको। जबकि हार्मोन्स रिलीज होगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड में फैलेगा, टारगेट टारगेट पे असर करेगा, तब इफेक्ट दिखाएगा। मतलब वो थोड़ा सा स्लो चलेगा, राइट? तो पहले तो स्पीड का अंतर है, एक बहुत रैपिड है और एक उसकी तुलना में स्लो है। लिखते हैं यानी समझते हैं। एक साइड में नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम को समझ रहे हैं। नर्वस सिस्टम के लिए इट इज कंसिस्ट ऑफ नर्व इम्पल्सेस बिटवीन पीएनएस, सीएनएस एंड ब्रेन। हार्मोनल के लिए इट कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम विच सेक्रेट्स हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड। नर्वस सिस्टम में द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज रैपिड एंड रिस्पॉन्स इज क्विक। नर्वस सिस्टम में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? बहुत क्विक होता है। रिस्पॉन्स क्या होता है? रैपिड होता है, फास्ट होता है। द इंफॉर्मेशन ट्रेवल स्लोली एंड रिस्पॉन्स एंड स्लो इन हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। पक्की बात। इसके बाद जो इसके इफेक्ट्स में भी एक अंतर होता है। जो नर्वस सिस्टम के इफेक्ट्स हैं, इनका टाइम ड्यूरेशन कम होता है। आपने एक फ्लावर देखा, आपको अच्छा लगा, एक इम्पल्स आया, दिमाग में असर किया, चला गया, अगली बार कुछ और दिखेगा। मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। मेरी अभी यहां नजर है, मुझे ये नजर आ रहा है, इनकी इमेज मेरे ब्रेन में बन रही है, केमिकली मैप होती है, मैंने पढ़ा था आईज में। अब ये नजर आ रहा है, इस वक्त जो इम्पल्स आई, इनकी इमेज बनाई, जैसे मैंने चेहरा हुआ इनकी इमेज बन गई, इनकी इमेज गई। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम जो है, जो हार्मोनल सिस्टम है, उसके इफेक्ट लंबे समय तक रहते हैं। अगर बॉडी में एड्रेनल रिलीज हुआ तो धीरे धीरे कम होगा, इकट्ठे कम नहीं होगा। धड़कन बढ़ गई है, तुरंत रुक जाती है, धीरे धीरे स्लो होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे स्लो होती है। तो इफेक्ट्स आर शॉर्ट लिव्ड फॉर नर्वस सिस्टम एंड इट हैज प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट। इसके लंबे इफेक्ट होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के। कंफर्म। एक और उन्होंने डिफरेंस पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मोमेंट टेक्स प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट्स एंड मोमेंट इन आवर लेग्स। हमारे लेग्स का मोमेंट और सेंसिटिव प्लांट्स का मोमेंट, मतलब टच मी नॉट का मोमेंट में फर्क क्या है? तो दोनों को अपन समझते हैं। सबसे पहले सेंसिटिव प्लांट्स के लिए, द मोमेंट इन सेंसिटिव प्लांट इज अ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस विच इज इनवॉलेंटरी एक्शन। जो टच मी नॉट का प्लांट यदि सोचेगा कि ये तो रोज मुझे पानी देता है, इसलिए छुआ तो मैं मुरझाऊंगा, ऐसा होगा क्या? उसका रिस्पॉन्स इनवॉलेंटरी हो, चाहे ना चाहे, बना ऐसा है कि इसको किसी ने टच किया तो पानी रिलीज हो जाएगा, उससे मुड़ जाएगा। लेकिन जो लेग्स का मोमेंट है, हमें पाँव कितना चलाना है, कब चलाना है, तो वॉलेंटरी एक्शन है। समझ में आ रहा है? तो जो प्लांट का मोमेंट है, सेंसिटिव प्लांट्स का जो मोमेंट है वो इनवॉलेंटरी एक्शन है, जबकि हमारे लेग्स का मोमेंट वॉलेंटरी एक्शन। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड चीज, टच मी नॉट प्लांट में कोई स्पेसिफिक टिश्यू नहीं है जो इंफॉर्मेशन को लेता है, लेकिन लेग्स के मोमेंट में पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है आपका कि ब्रेन डिसाइड करता है। आपने बैलेंसिंग सीखी हुई है, आपने पोस्चरिंग सीखी है, बचपन में खूब मेहनत की, तब जाके हमने चलना सीखा है, राइट? तो वो आपका कंट्रोल है। तो सेकंड आप लिख सकते हैं, नो स्पेसिफिक टिश्यू इज देयर फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेंसिटिव प्लांट्स, बट द कंप्लीट सिस्टम CNS, PNS is exist in moment in our legs. Confirm? तो ये बेसिक डिफरेंस थे और ये थे आपकी यूनिट 7 की कंप्लीट एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जिसको मैंने डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन समझने का अर्थ होता है, पर रिवाइज करते हैं, ऑलरेडी आपको ये बहुत डिटेल में आप समझ चुके हैं। ठीक है, इसे एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा।